Okay, Ji. So if these are the ways through which creative accounting can be done, so what do you think, is creative accounting good or bad? It depends upon the. Question सर and इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी इंटेंशन मैनेजर्स की जो है वो डिसीव करना है, इट इज बैड, इट इज नॉट इलीगल बट इट इज अनएथिकल। और अगर उनकी इंटेंशन उनको चीट करना या फ्रॉड करना नहीं है तो फिर तो विद इन अकाउंटिंग रूल्स के अंदर, क्योंकि अकाउंटिंग ने खुद ये स्पेसेस छोड़े हैं ताकि अनसर्टेन इवेंट्स वगैरह को एडजस्ट किया जाए, फिर इलीगल नहीं है ये। ठीक है, वेरी राइटली सेड। जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट दैट व्हाई दे आर बेसिकली यूजिंग इट. If it is done in the good faith, just to take into consideration the unexpected events, so it would be considered as good. But if it is done for the sake of, you can say, deceiving someone, then obviously it is considered as bad. So creative accounting itself is not good or bad. Its use basically makes it good or bad. Saki, kindly mic अपना जो है ना mute कर लीजिए. As soon as these words creative accounting are mentioned, the image that emerges in one's mind is that manipulation, dishonesty and deception. जो भी हम बातें कर रहे थे, तो उससे यही लगता है कि जी कि कोई डिसेप्शन हो रही है, कोई मैनिपुलेशन हो रही है, कोई डिसऑनेस्टी हो रही है, कि मैनिपुलेशन की जा रही है या जो नंबर्स गेम की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की जा रही है ताकि लोगों को गलत पिक्चर जो है ना शो की जाए या उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए जो है ना उसमें. But remember that creative accounting is a tool which is मच लाइक अ वेपन जो है ना उसमें. ठीक है, तो वेपन अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख रहे हैं या उसको जो है अच्छी इंटेंशन के साथ रख रहे हैं कि किसी को डैमेज नहीं करना, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, या उससे किसी आप अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस आपको शिकार का शौक है, आप शिकार करते हैं जो है ना उसमें, जो लीगली अलाउड है, तो उस सिचुएशन के अंदर कीपिंग दैट लाइसेंस वेपन, ठीक है, इट इज ओके, इट इज ऑफ नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर उसी वेपन को आपने किसी को किल करने के लिए या किसी को हार्म पहुंचाने के लिए रखा है, तो ऑब्वियसली अब उसका रखना जो है ना वो गलत है. ठीक है, तो इट वेपन इटसेल्फ इज नॉट गुड और बैड, इट्स यूज बेसिकली मेक्स इट गुड और बैड. तो इफ यूज करेक्टली, इट कैन बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू द यूजर, बट इफ मिस हैंडल्ड और गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द रॉन्ग पर्सन, इट कैन कॉज मच हार्म. तो जैसे वेपन जो है ना वो वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है जो है ना उसमें, और उसी को अगर ठीक इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेनिफिशियल भी है. इसी तरीके से क्रिएटिव अकाउंटिंग को या अकाउंटिंग इन टेक्निक्स को जो है ना अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तो इट वुड बी गुड फॉर द कंपनी. इट विल जो है ना वो कीप द कुशन फॉर द कंपनी टू परफॉर्म वेल इन दी अनसर्टेन इवेंट्स और अनसर्टेन सिचुएशंस. लेकिन अगर इसी को मिस हैंडल करेंगे, मिस मैनेज करेंगे, तो इट कैन बेसिकली शो यू दी show the investors or stakeholders the wrong picture, which can misguide them or mislead them in their financial decisions. In developing economies, the stock exchange listings often fail to reflect the true credentials of the company. तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे साथ मसला भी होता है कि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज दैट वी हैव, तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में जो आपकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो कंपनीज सब परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उसमें से बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं. उसमें शायद कंपनी की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं होती. जैसे अभी कुछ दिन पहले एक क्योस सा क्रिएट हुआ था कि हो सकता है कि धरना वगैरह स्टार्ट हो जाए, या जैसे वो लॉकडाउन की जो है ना बात हो रही थी या शटर डाउन हड़ताल की बात हो रही थी, तो इन अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इफेक्ट हुई है. तो इसी तरीके से जब भी कोई ऐसा पॉलिटिकल इंसिडेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कुछ इंटरवेंशंस ऐसी होती हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी को जो है ना वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं, तो उस सारी कंडीशंस की बेसिस के ऊपर क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो है ना वो इफेक्ट होती है. तो अब जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे ये जरा वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में कंपनी की जरा परफॉर्मेंस को बेहतर शो करने के लिए आपको इन नंबर्स को समटाइम यूज करना पड़ता है. ठीक है, ये शायद एग्जांपल पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हो कि at mid 90s the country suffered from acute shortage of the cement. So keeping in view this shortage and the upcoming demand, seven new plants were established during the time period to meet the local demand and to increase the exports which are expected to incur in the upcoming time period. So it basically
requires 3 years to start the cement plant with an investment of more than 7 billion, जो है ना 700 जो है ना वो करोड़ या 7 अरब की इन्वेस्टमेंट से जो है ना सीमेंट प्लांट जो है ना वो लगाया जाता है। और नॉर्मली उसको जो फंक्शनल करने के लिए जो है ना ऑपरेशन करने के लिए अराउंड 3 years जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंड इज country's economic scenario change. When that country's economic scenario change, तो उससे हुआ क्या कि जो लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो यूजेज थी, वो डिक्लाइन होगी। इसी तरह नए प्लेयर्स आने की वजह से क्या हुआ कि वो जो एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर था वो भी आपस में डिवाइड हो गया। तो प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग एन एवरेज ऑफ अराउंड 22% प्रोडक्शन कैपेसिटी टू इंश्योर दैट प्राइसेस डू नॉट फॉल। तो अब हुआ क्या, क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर या जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट थी उसमें डिमांड जो है वो कम होगी, तो अगर ये अपनी फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी के ऊपर प्लांट प्रोड्यूस करते तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई ज्यादा हो जाती, मार्केट में डिमांड कम थी। तो जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है? प्राइस कम हो जाती है सर। वेरी राइट, प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल ऐसी है जो है ना उसमें, ठीक है। इफ सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इट्स डिमांड तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस वुड डिक्लाइन जो है ना उसमें। एंड व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। आजकल आप इंक्रीज देखें करेंगे। जिस भी प्रोडक्ट को कोरोना के साथ अटैच कर देते हैं कि जी कि ये कोरोना के यूज के लिए जो है ना वो इफेक्टिव हो सकती है, मार्केट में वो शॉर्ट हो जाती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली जो है ना एस्केलेट कर जाती है जो है ना उसमें। और वही जब ये टाइम पीरियड गुजर जाता है, लास्ट अगर आप वो रिकॉल करें, फर्स्ट मेरे ख्याल में वेव में एक वाइब क्रिएट हुई थी जी कि सना मक्खी इसका जो है ना वो इलाज है। तो आई थिंक ये 200 या 300 पर केजी मिलती होती थी। बहुत सारे लोगों ने तो नाम भी पहली दफा सुना था जो है ना। तो वो अराउंड 5000 6000 पर केजी भी जो है ना वो सेल हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि मार्केट में उसको जो है ना डिमांड बहुत बढ़ गई थी, सप्लाई कम थी तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई। लेटर ऑन जब डिमांड उसकी कम हुई है तो मार्केट में वही चीज सप्लाई में अवेलेबल थी जो है ना, तो प्राइसेस दोबारा जो है ना वो नॉर्मलाइज हो गई है। तो नॉर्मल रूटीन में ये सारी सिचुएशन जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। तो अब इस सिचुएशन में प्राइसेस को जो है ना वो मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि डिमांड तो नहीं बढ़ाई जा सकती, सप्लाई हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो सप्लाई करने का मतलब ये है कि दे डिक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड दे डिक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू जस्ट 22%। तो इसका मतलब है एक सीमेंट प्लांट जो 100 मेट्रिक टन डेली प्रोड्यूस कर सकता था, इट्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग जस्ट 22 मेट्रिक टन। तो 100 मेट्रिक टन से उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होकर जस्ट 22 मेट्रिक टन पे जो है ना वो कम आ गई। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो रेवेन्यू ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? हो जाएगा सर। रेवेन्यू कम होगा सर, क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। नहीं नहीं, सिर्फ रेवेन्यू या सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की। रेवेन्यू कम हो रेवेन्यू कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। देखें आप पहले अगर 100 यूनिट सेल करते थे, 100 प्रोड्यूस करते थे और सेल करते थे, अभी सिर्फ आप 22 यूनिट्स जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैक्सिमम भी सेल कर पाते हैं तो कितने करेंगे, 22 यूनिट सेल करेंगे। तो 100 यूनिट को सेल करके अगर $100 आप जो है ना रेवेन्यू अर्न करते थे तो 22 यूनिट से तो सिर्फ आपको $22 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कम करने से आपकी सेल्स डिक्रीज होंगी, जब सेल्स डिक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज रेवेन्यू तो आपका कम हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट तो जो है ना वो कम नहीं होगी। जो है ना फिक्स कॉस्ट बेसिकली होती क्या है? रिमेन द कांस्टेंट सर। जो रेंट हो गया सर, प्रोडक्शन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वेरी गुड। जो कांस्टेंट प्रोडक्शन बंद हो जाए तब भी वो आपको पे करनी है। ठीक है, वेरी गुड। उसमें ये जो कांस्टेंट रहने वाली बात है, दैट इज हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है ना, कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट विद, ठीक है ना, विदाउट एनी चेंज इन दी लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट कोई ताल्लुक या आउटपुट के साथ जो है ना वो कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए रेंट की जब हम एग्जांपल देते हैं तो एनुअल तो रेंट के अंदर भी जो है ना इंक्रीमेंट होता है। आपका रेंट एग्रीमेंट ये कहता है कि देयर विल बी 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर जो है ना इन रेंट। तो आपने एक घर लिया है 1 लाख पे, तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज के साथ उसका रेंट 1,10,000 होगा। तो इसका मतलब है तो रेंट भी फिक्स तो नहीं रहा, उसमें भी इंक्रीमेंट है। सैलरीज की एग्जांपल लेते हैं तो सैलरीज में भी एनुअल इंक्रीमेंट होता है, तो साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो तो फिक्स नहीं रही। तो ये जो सैलरी और रेंट की हम एग्जांपल दे रहे होते हैं फिक्स कॉस्ट की, ये इस वजह से दे रहे होते हैं
कि चाहे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, आउटपुट आपकी ज़्यादा हो या कम हो, आपका जो है ये कॉस्ट इतनी रहनी है। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्लॉय को हायर किया एज अ मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, और उसको सैलरी दे रहे हैं 3 लाख रुपीज़। अब अगर स्ट्राइक्स की वजह से प्रोडक्शन प्लांट क्लोज भी रहा तो उसको तो सैलरी आपने 3 लाख देनी है, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट के साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी है, तो इस वजह से सैलरी आपकी फिक्स कॉस्ट है। या अगर प्रोडक्शन प्लांट आपका बंद भी रहा है या कम प्रोडक्शन भी कर रहा है तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो आपको पूरा का पूरा देना है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ फिक्स कॉस्ट। तो अब वो जो बात हम कर रहे थे कि आपकी जो प्रोडक्शन थी दैट डिक्रीज टू 22%, तो 22% हो जाए चाहे 0% हो जाए, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड ही होगी। तो सिंस डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ द 72% ऑफ द एनुअल कॉस्ट, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो सीमेंट प्लांट के अंदर जो कॉस्ट आ रही होती है वो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग थी और जो आपका प्लांट आपने प्रोक्योर किया उसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा फिक्स एसेट्स होंगे उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उतना ज्यादा होगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से या इंटरेस्ट जो लोन पे आपने पे करना है, तो बैंक को तो इससे कंसर्न नहीं है कि आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें तो आपको जो है ना जो आपका फिक्स डिसाइडेड रेट है उसके हिसाब से आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर रेवेन्यू हैज डिक्रीज बट एक्सपेंस हैज इंक्रीज और एक्सपेंस हैज रिमेन सेम, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी का जो है ना वो लॉस में चली जाएगी जो है ना उसमें। पहले जो एक्सपेंस था वो $100 के हिसाब से आपने फोरकास्ट किया हुआ था, अब सिर्फ अर्न कर रहे हैं $22। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी मैसिवली, आपकी प्रोडक्शन 78% से जो है ना वो डिक्रीज हुई है एंड एक्सपेंस इज द सेम, तो ऑटोमेटिकली कंपनी जो है वो लॉसेस में जाना शुरू हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह जो है ना इस मसले का हल निकाल सकते हैं, किस तरह कंपनी को प्रॉफिटेबल शो कर सकते हैं? सर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करके। को जी डेप्रिसिएशन मेथड का क्या करें जो ना, सर चेंज कर देंगे ना उसको। फिक्स से डिमिनिशिंग में आ जाएंगे, तो डिमिनिशिंग में आने की वजह से हर साल डिप्रिसिएशन हमारी कम होती जाएगी। लेकिन इस साल तो जो है ना, रेवेन्यू इस साल तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो फर्स्ट ईयर है रिपोर्टिंग आपका जो है ना, और फर्स्ट ईयर में तो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन और डेप्री जो है ना डिक्लाइनिंग बैलेंस में, क्योंकि दोनों में जो है जो इनिशियल ईयर पे जो कॉस्ट है बुक वैल्यू सेम है, इस वजह से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम आएगी। इस साल तो वो मामला वही रहेगा, तो इस साल आपके स्टेक होल्डर्स तो आपके सर पे हो जाएंगे। अगर आप मैनेजर सीएफओ हैं और आपने ये प्रपोज किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि कंपनी को क्या करना चाहिए, सीमेंट प्लांट ले लेना चाहिए, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है जो है ना, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है, प्रॉफिटेबल जा रहा है, तो अगर हम सीमेंट प्लांट ले लेते हैं ना तो वी कैन डू वंडर्स। तो अब शेयर होल्डर्स आपके आपके अंदर के लिए डेप्रिसिएशन मेथड को लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कर देंगे, वेरी गुड, तो ये कोई पॉसिबिलिटी आउटपुट के होती साथ है? लेवल ऑफ। वेरी गुड, देयर इज वन पॉसिबिलिटी। आपके डिफरेंट जो डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं उनके अंदर ये स्ट्रेट लाइन, डिक्लाइनिंग, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये इसके अंदर बहुत सारे और मेथड्स के साथ एक और भी मेथड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड का मतलब ये है कि वैसे जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आप वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको कैलकुलेट करने का बेसिकली तरीका कार ये होता है कि आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट जो होती है या डेप्रिशिएबल जो कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू निकाल के इसको डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज बेसिकली डिवाइडेड ऑन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब ये जो सिचुएशन आपके पास है इसमें आप क्या करते हैं, चाहे जो भी मेथड यूज करें, द डेप्रिसिएशन वुड रिमेन फिक्स जो है ना, अमाउंट चेंज जरूर हो जाएगी लेकिन जाहिर सी बात है उसका लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज मेथड यू कैन गो फॉर यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड के अंदर क्या है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, you divide the cost of the asset over estimated production in units। ठीक है जी, तो आपने लाइफ के ऊपर डिवाइड करने के बजाय क्या कर दिया, प्रोडक्शन इन यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। कि फॉर एग्जांपल आप पहले क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एसिड जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी
किसी का 7 बिलियन है, तो नॉर्मली सीमेंट प्लांट्स की जो है ना यूजफुल लाइफ अराउंड 30 ईयर्स होती है, डिवाइड करेंगे तो तब भी जाके कोई 24-25 जो है ना वो मिलियन जो है ना 240-250 मिलियन जो है ना पर ईयर आपको कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस कॉस्ट को फॉर एग्जांपल 100,000 है और इसको यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी आपके 100,000 ही हैं, तो इस पे अगर डिवाइड कर दे 100,000 को 100,000 पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 1। ऐसे ही है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा दैट वुड बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर आपने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 5,000 पे पर जो है वो रेट जो है दैट इज 1, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 5,000। तो यहाँ पे अगर आपने उसकी जो है वो यूजफुल लाइफ रखी हुई थी, फॉर एग्जांपल 100,000 का एसेट था, यूजफुल लाइफ उसकी जो है वो 5 इयर्स थी, तो इस सिचुएशन में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा था? 20,000। सो बाय जस्ट चेंजिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन you have decreased the depreciation expense from 20,000 to 5,000। तो अब ये देखें कि अगर आप सिर्फ 22% पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब 22% पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे जाएंगे, तो जहां आपने 1 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना प्रोड्यूस करना था उसकी बजाय जो है ना सिर्फ उसका 22% जो है ना वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2,20,000 मैट्रिक टन। तो जब यूनिट्स आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो लॉस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और मे बी इट इज अ पॉसिबिलिटी कि लॉस में जाने की बजाय कंपनी क्या हो जाए? प्रॉफिट में चली जाए जो उसमें। तो इज एनीथिंग बैड इन दिस? इसमें कोई चीज गलत है? देयर इज नथिंग बैड अबाउट दिस थिंग जो है ना उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है। मेथड भी चेंज किया ना, आउटपुट भी नहीं। हाँ, मेथड ही हमने चेंज किया ना, किसी को मिसगाइड तो नहीं किया, किसी को गलत तो नहीं बताया। लेकिन वो शेयर होल्डर जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं था, जिन्होंने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो तो फ्यूरियस हो जाएंगे इस लॉस को देख के कि 7 अरब रुपया जो है ना वो इसने फाइनेंस मैनेजर ने हमारा जाया करा दिया। ये तो हमें ख्वाब दिखा रहा था कि बहुत जो है ना वो डिमांड है मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट में एक्सपोर्ट जो है ना इसकी बहुत बढ़ जाएगी, कंपनी जो है ना वो बिलियंस का जो है ना वो रेवेन्यू जो है ना वो अर्न करेगी। यहाँ तो रेवेन्यू तो दूर की बात जो है ना उसमें उल्टा जो है ना लेने के देने पड़ गए हैं, कंपनी जो है ना वो लॉस सफर कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में तो ऑब्वियसली बात है बाय एंड लार्ज चांसेस ये है कि सबसे पहले तो जो है ना उस सीएफओ को या फाइनेंस मैनेजर को जो है ना किक आउट किया जाएगा कि तुमने हमारी जो है ना इन्वेस्टमेंट जाया कर दी। तो जस्ट ऑन द सेफर साइड व्हाट ही हैज बेसिकली डन इज he has just played with the numbers, and by playing with the numbers he has shown a better picture of the business organization जिसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, किसी को कोई डिसेप्शन नहीं है, कोई मिसगाइड नहीं है। Keeping in view the existing situation, he has changed the method, and by changing the method, he has shown a better performance of the business organization than it was in reality. Automatically, जो है ना वो performance बेहतर show होगी। Is this thing clear, जी? Yes, sir. So the same thing that you have people जो है ना वो discuss, convert the depreciation cost from fixed time related cost to a variable cost, and how it can be done. Generally, we calculate the depreciation by dividing the total plant cost over the number of plants useful life. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? The total cost of the plant was divided over the total current cement production to be expected from the plant over its entire life. तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। वेरिएबल जब बनेगी तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब आप ज्यादा कमा रहे हैं, अगर ज्यादा खर्चा भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, जब कम कमाएंगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा, तो आप इजीली अपनी जो है ना वो लाइवलीहुड को मैनेज कर सकते हैं। तो सेम गोज विद द कंपनी, इफ दे आर अर्निंग मोर they can bear more cost, you understand, but if they are earning less, obviously they have to pay less or they have to incur less cost. Okay ji, then the motives of the creative accounting, there are different motives because of which the creative accounting is basically done. Number one, to meet the internal targets. Sometime आपकी जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती है उन्होंने आपके लिए सेल्स टारगेट रखे होते हैं कि इतना रेवेन्यू इस साल हमने जो है ना अचीव करना है,
या प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स रखे होते हैं कि इस साल हम इतने बिलियन जो है ना वो रुपीस का प्रॉफिट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो टारगेट्स मीट कर लेते हैं आप, तो उसके साथ आपके पर्क्स और बेनिफिट्स एसोसिएटेड है, बोनसेस एसोसिएटेड है, उसके साथ आपकी प्रमोशंस एसोसिएटेड है। और अगर नहीं कर पाते तो बहुत सारे लोगों को, आपके साथ हो सकता है बहुत सारे लोगों की जो है ना वो जॉब जाने का या उनके कैरियर जो है ना सफर होने का जो है ना वो चांस है। तो अगर मार्केट डायनेमिक्स ही चेंज हो गए, देखिए ना, एक साल पहले किसी ने कोई एक्सपेक्ट किया था कि इतना जो है ना मार्केट डायनेमिक्स चेंज होंगे? कोरोना आने की वजह से टोटली जो है ना जो बिजनेसेस हैं उनका वर्किंग स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, हम जब तक फिजिकल जो है ना वो बिजनेसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, हम उनकी सर्वाइवल जो है ना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। ऑल दो ईबे, अमेजोन वगैरह ये तो कितने पुराने जो है ना 40-40, 50 साल पहले से जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड नहीं था। आज आप देखें तो डाइन इन करने की बजाय हम प्रेफर करते हैं कि घर पे जो है ना चीजें मंगा लें जो है ना उसमें। ठीक है, आप करीम और उबर का कॉन्सेप्ट देख लें, इससे पहले जो है ना चंद साल पहले चले जाएं तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर बैठ के जो है ना वो ऑनलाइन सर्विस जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इवन हॉस्पिटल जो है, जो डॉक्टर्स हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी आपको जो है ना प्रोवाइड कर देते हैं। नेम एनीथिंग जो कि ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो मार्केट डायनेमिक्स है उनके चेंज होने की वजह से कंपनीज की जो है ना वो वर्किंग स्टाइल डिफरेंट हो गया। तो इसी तरह से उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने जो है ना बैडली जो है ना वो सफर की है। अब ये उनके कंट्रोल में नहीं था। अब इसी बैड परफॉर्मेंस को अगर वो लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली बात है, शेयर होल्डर्स वुड लूज द कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स वुड लूज द कॉन्फिडेंस इन दोज कंपनीज, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कट डाउन कर देंगे या अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कंपनी के लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा, या क्रेडिटर्स लैंड करना छोड़ देंगे। तो व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू manipulate these numbers so that they can show the better performance of the business organization. And to meet the external expectation, obviously employees and customers want the long term survival of the company. तो अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है और हर साल लॉस ही शो कर रही है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ डाउट कि कंपनी पता नहीं फ्यूचर में सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसी कंपनी से कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे आप नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, क्योंकि जिस कंपनी ने आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स की आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना दी हुई है, और कंपनी की सर्वाइवल ही स्टेक पे हो सकता है 6 महीने बंद हो जाए, तो कोई भी अक्लमंद इंसान जो है ना ऐसी कंपनी से जो है ना वो चीजें नहीं लेगा, क्योंकि क्लियर कट सी बात है, जब 6 महीने बाद कंपनी बंद हो जाएगी तो कौन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से suppliers want to have a long term relationship, they are concerned about their payments. So if the company's profits are decreasing, company is going into the losses, company को नुकसान हो रहा है, तो they won't be able to get their amount back, so they would be concerned about the performance of the business organization. And then there are financial analysts who are basically forecasting about the company's performance कि इस साल कंपनी जो है ना डिविडेंड पे करेगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट करते तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर जो है ना वो पेनलाइज करता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है जो है ना उसमें आपकी स्टॉक प्राइसेस जो है ना वो डिक्लाइन करती है। इसी तरीके से there could be possibilities that it can provide income smoothing जो है ना, income smoothing from the sense that companies want to show steady income stream to impress the investors and keep the share prices stable। देखें, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो कंपनीज जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि फॉर इंस्टेंस जो है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनके रेवेन्यूज या जिनके प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, एक कंपनी है जिसके जो प्रॉफिट्स हैं, हमने ये किया फॉर एग्जांपल, ये वाई एक्सिस को ड्रॉ किया यहाँ से, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, तो ये जो कंपनी है इसकी यहाँ से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट स्टार्ट हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऐसे हो रहे हैं। So what it appears is that over the period of time, the profitability of the business organization is increasing. It means the future prospects of this company is good. The growth is stable. Over the period of time, the company is able to perform well and it is able to increase its profit, increase its dividend. But there is another company in which the profit is fluctuating like this. In certain years, the profit is high. Then there is a sharp decline in the profits. In the upcoming year, there is a huge decrease. Then it remains stable for some time. Then there are some ups and downs like this. Sometime it increases, sometime it decreases. Okay. Then there could be a steep increase in the prices. Then there is a downfall. It is maintained for some years. Then again, the increase or decrease is going on. So if you look at this company, that despite of the fact that it may earn abnormal profits in certain years,
which are quite higher as compared to this company. But investor would be concerned about this thing, okay, in most of the years, the company is earning good profit. But in some of the years, what is happening is, if you look at this situation, the company is suffering huge loss. तो अब इस situation के अंदर, where the company is earning profits, it's good for the investor. But in the upcoming years, when there is huge loss, or there is a dramatic loss, so what would happen is they would lose their investment. So इस situation में most of the investors would like to invest in these companies where there is a steady income stream, ठीक है, और there is expected growth in the future. तो आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फ्यूचर तो अनसर्टन है, एक्स्ट्रा जो आपके एबनॉर्मल इवेंट्स हैं वो तो कंट्रोलेबल नहीं है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो इन सारी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए कंपनी को किसी ना किसी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को क्या करना है, मैनेज करना है। उसमें एक जो तरीकाकार यूज किया जाता है वो ये होता है कि कंपनी क्या करती हैं, कुछ रिजर्व्स क्रिएट कर लेती है। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द रिजर्व दैट इज बीइंग क्रिएटेड इज नोन एज डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। ठीक है जी, क्या होता है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व? सर अगर कंपनी अपने डिविडेंड को कांस्टेंट रखना चाहती है, यानी अगर एक साल में वो डिविडेंड दे रही है और उससे ये डाउट है कि कल को अगर प्रॉफिट ना हुआ तो वो डिविडेंड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसके लिए फिर वो एक अकाउंट मेंटेन करती है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन अकाउंट, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड मतलब अमाउंट शामिल करती रहती है ताकि जब वो डिविडेंड देने का टाइम आए तो वो इसमें से दे सके, यानी अपने डिविडेंड को एक इक्विलाइज रखे वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है जो ना उसमें, ठीक है। Then accumulate reserve account जी जी बिल्कुल। को accumulate जमा करते रहते हैं, और जब डिविडेंड देने का टाइम आता है तो फिर हम उसको इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। जनरली इस तरह से होता है कि आपका जो डिविडेंड है, वेरी राइटली सेड, कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है। इन सम ईयर्स यू मे अर्न मोर प्रॉफिट, इन सम ईयर्स यू आर अनेबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। लेकिन अगर आप एक स्टडी जो है ना वो ग्रोथ मेंटेन करना चाहते हैं, जिस तरह इस सिचुएशन में हमने कहा था, तो उसमें ऐसा रियलिस्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हर साल आपके पास जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो सेम रेट से ग्रो करे। जैसे अब वो कैसे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं, तो इसका मतलब है हर साल डिविडेंड जो है ना कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है 10% से, तो जरूरी तो नहीं प्रॉफिट भी आपका 10% से ग्रो करे। तो उस सिचुएशन में किया ये जाता है कि जिन ईयर्स में प्रॉफिट आपका हाई होता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है ना आप सेट असाइड कर लेते हैं रिजर्व के तौर के ऊपर, ताकि उन ईयर्स में जहां पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या प्रॉफिट आपका कम हुआ है, तो उस रिजर्व को यूज करके उसमें से पैसा निकाल के आप क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल एक सैलरीड क्लास बंदे के ये कंसर्न होते हैं कि यार के सैलरी है उससे घर के जो है ना जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं, लेकिन अगर बीच में कोई abnormal इवेंट आ जाता है, कोई फैमिली में कोई शादी आ जाती है या खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, या फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको बच्चों की फीस सबमिट करवानी पड़ती है, तो उसमें जो नॉर्मल रूटीन बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल बच्चों की फी जो है ना वो यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया फी पे एडवांस करनी है, तो अब नॉर्मली शायद सैलरी में से पॉसिबल ना हो सके कि एक मंथ में 1,50,000 पे कर सकें। तो अब उसके लिए किया क्या जाता है कि सैलरी में से कुछ पोर्शन जो है ना हर मंथ साइड पे कर दिया जाता है, या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट आप क्या करते हैं, सेट असाइड कर लेते हैं, ताकि उस 11th आवर पे सारी अमाउंट जो है ना उसको मैनेज करना अगर पॉसिबल नहीं है, तो वो जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपने सेट की हुई है डिफरेंट मंथ्स में, जिस टाइम आपने पेमेंट करनी होगी तो उस पेमेंट को उसमें से आप कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में जिन ईयर्स में प्रॉफिट ज्यादा है तो उसकी अमाउंट आप क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कुछ अमाउंट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में, ताकि जिन सालों में आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा उस अमाउंट को वहां से निकाल के आप क्या करेंगे, डिविडेंड दे देंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब आप अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को एक स्मूथ रेट के साथ जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन सच कंपनी जहां पे हर साल आने वाला प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा है, क्योंकि इंसान की नेचर है कि एक लेवल पे वो पहुंच के फिर उससे बेहतर के जो है ना सोचता है। तो सेम इज ट्रू विद द इन्वेस्टर्स कि एक रिटर्न हासिल करने के बाद नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे बेहतर हमें रिटर्न मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ दे आर अर्निंग मोर सो दे वुड बी कंसिडर्ड बेटर ऑफ जो है ना। तो ये सिचुएशन जो है ना कंपनी मैनेज कर सकती है। विंडो ड्रेसिंग फॉर एन आईपीओ लोन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द कंपनी इज गोइंग फॉर फाइनेंसिंग ऑप्शन, कंपनी इज गोइंग फॉर डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, ऑब्वियसली दे विल हैव टू शो अ बेटर परफॉर्मेंस इन द मार्केट
आपके शेयर होल्डर्स भी तभी इन्वेस्ट करेंगे जब या शेयर परचेज करेंगे व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द कंपनी वुड बी बेटर ऑफ इन द फ्यूचर, इट हैज गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो अगर अभी करंट परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एक्सपेक्टेशन ये है ना फ्यूचर में अच्छी होगी। अगर करंट परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है तो फ्यूचर में आप कैसे जो है ना उसको ठीक करेंगे। पीएए का केस ले लें, हर साल कंपनी लॉसेस जो है ना शो कर रही होती है, तो अब प्रीवियस उनके जो रिकरिंग लॉसेस हैं वही सम टाइम उनके प्रॉफिट को जो है ना वो इफेक्ट कर जाते हैं उनका कैरी फॉरवर्ड की वजह से, जिस वजह से कंपनी जो है ना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी प्रॉफिट्स को नहीं शो कर पाती। लेकिन दूसरी साइड पे जो कंपनीज प्रॉफिटेबल है, ओजीडी सेल वगैरह होगी, तो एंटिसिपेशन यही होती है कि आने वाले साल में भी जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसी तरह से अगर लोन लेना है तो जाहिर सी बात है, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यू कैन प्रूव इट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट यू आर नॉट इन नीड ऑफ द लोन, दे वुड बी हैप्पी टू लेंड इट टू यू जो है ना उसमें। तो अगर आप उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस शो करेंगे या उनको ह्यूज लॉसेस शो करेंगे तो दे वुड बी रिलक्टेंट टू लेंड दैट लोन टू यू, बिकॉज उनको ये पता होगा कि आज अगर आपको लोन दे देंगे तो इन लॉसेस की वजह से आप फ्यूचर में रीपे कैसे करेंगे, तो वो लोन नहीं देने लगे। तो जस्ट टू शो अ बेटर पिक्चर विंडो ड्रेसिंग करेंगे ताकि आपको वो जो शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो जाए, जो लोन लेना चाहते हैं वो लोन आपको मिल जाए। देन इट कैन बी डन फॉर टैक्स अवर्जन। आगे हम बात कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी टैक्स बेनिफिट लेना चाहती है, एग्रेसिव अकाउंटिंग जो है ना चॉइसेस की तरफ चली जाती है, या फॉर एग्जांपल कंपनी जो है ना टैक्स बर्डन को रिड्यूस करना चाहती है, अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर लेती है पर्टिकुलर ईयर में, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है प्रॉफिट डिक्रीज होगा और टैक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड समटाइम दिस इज बेसिकली डन व्हेन द मैनेजमेंट इज चेंज। तो पुरानी वाली मैनेजमेंट के खाते में बैड परफॉर्मेंस डालने के चक्कर में भी क्या किया जाता है, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज की जाती है। एक टेक्निक यूज की जाती है विच इज नोन एज बिग बाथ इफेक्ट। एनी आइडिया अबाउट दैट बिग बाथ इफेक्ट? सर यानी कि हम एक ही साल में काफी ज्यादा एक्सपेंस लिखते हैं, बजाय ये कि इस एक्सपेंस को हम डिफरेंट ईयर्स पे डिवाइड करें, हम ठीक है, एक ही साल में वेरी गुड। जो है ना उसमें अकाउंटिंग में हम एक बेसिकली यूज करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म जो है ना वो कॉन्सेप्ट विच सेज दैट एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस, कि फ्यूचर में जो भी आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको क्या कर सकते हैं आप इन एंटिसिपेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी कि फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं आप इन एंटिसिपेशन जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर ऐसा है कि आपके पास ये है कि जिस साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो आप आने वाले सालों के कई भी जो लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड करें। जैसे इस साल जो है ना वो कोरोना से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, तो बाय एंड लार्ज इन्वेस्टर्स को भी पता है कि यार परफॉर्मेंस अच्छी इस वजह से नहीं रही क्योंकि कोरोना ने बहुत बिजनेसेस को डैमेज किया। तो इसी जो है ना वो लॉस को जो है ना उसका फायदा उठाते हुए कंपनी ने क्या किया, जो एंटिसिपेटेड भी लॉस था, आने वाले कुछ सालों में जो लॉस हो सकता था, उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। तो जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है ना रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आने वाले सालों का लॉस, क्योंकि इस साल अकाउंट फॉर हो गया, तो इस साल तो कंपनी ह्यूज लॉसेस शो करेगी या ग्रेटर लॉसेस को शो करेगी, लेकिन आने वाले सालों में ऑटोमेटिकली वो क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगी। तो अब उसमें क्या है कि जो इस साल लॉस आ रहा है ये तो पुरानी मैनेजमेंट के खाते में चला गया। अगले ही साल से जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो ये लगेगा कि नई मैनेजमेंट आने की वजह से क्या हुआ है कि कंपनी बिल्कुल जो है वो ठीक हो गई है जो है उसमें। ठीक है, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं होती, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग नंबर्स के साथ चेंज कर रहे हैं। कभी आपको टाइम मिला तो पीआईए को जो है ना उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस देखिएगा, और स्पेशली यू विल फाइंड आउट द सेम थिंग कि जिन ईयर्स के अंदर जो है उनका जो है ना वो ऊपर जो एमडी या सीईओ जो है ना वो चेंज हुए हैं, तो उसी साल जो है ना वो क्या हुआ है, कंपनी ने जो है ना ह्यूज लॉसेस जो है ना रिपोर्ट किए, और अगले वाले साल में कंपनी प्रॉफिट के अंदर चली जाती है। लेकिन फिर जो है वो साल 2 साल के बाद फिर ये मामला जो है ना वो आ जाते थे जो। तो दिस इज अनदर टेक्निक दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द मैनेजर्स, जिसमें एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन एंटिसिपेटेड लॉसेस की रिकॉर्डिंग की वजह से क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करंट ईयर में तो बैड शो करती है, लेकिन आने वाले सालों में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन या कोई चीज पूछने वाली हो, कोई क्यूरी हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो पूछ सकते हैं। नो सर। जाग तो रहे हैं ना, पता लगे मैं इधर पढ़ाता जा रहा हूँ। यस सर, जाग रहे हैं कुछ सर, लोग जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। चलें फिर अच्छी बात है जो है ना, वो वैसे भी होते हैं ना रमजान में जो है ना वो कुछ लोग इसी टाइम आराम कर रहे होते हैं, अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, तो कुछ ने सोचा होगा जो है ना कि इसको पूरा कर लें जो है ना उसमें, वो वैसे भी किसी ने। बहुत इंटरेस्टिंग है लेक्चर सर।
चलो थैंक यू वेरी मच। ये स्पेशली जिनके अकाउंटिंग या फाइनेंस का बैकग्राउंड है उनका तो इंटरेस्टिंग है, तो बाकियों बेचारे थोड़ा सा उसको फील कर रहे होंगे कि शायद पता नहीं कौन सी ये बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं उनके सर, लिए। आई एम वेटरन सोल्जर अच्छा अच्छा, सर। चले फिर जो है ना वो ठीक है जो है ना सर, क्योंकि मैं वो इस वजह से पूछा कि सर जाग रहे हम यानी कि वो किसी ने सर हम भी आपका लेक्चर समझने की कोशिश करें। चल जो है ना, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है काइंडली फील फ्री टू आस्क जो है ना, क्योंकि बिकॉज देयर इज डाइवर्सिटी इन द क्लास, तो कुछ लोग हैं जिनका वो बैकग्राउंड है उन चीजों से, कुछ का नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक देम एज सिंपल एज पॉसिबल, लेकिन कुछ टेक्निकल बीच में चीजें आ जाती हैं समझाने के लिए एग्जांपल के, तो अगर कहीं को प्रॉब्लम होती है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क जो है ना उसमें, क्योंकि वो जी पूछा। थैंक यू सर। थैंक कर यू। देना सर। जी जी वो मैं कर दूंगा। वो आप पूछा इस वजह से था आप लोगों से कि जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे, क्योंकि वो किसी ने पूछा ना कि ये एक माँ और टीचर में क्या फर्क होता है, तो वो एक बच्चे ने बड़ा जो है ना सोचने के बाद जवाब दिया, उसने कहा कि इसमें एक फर्क होता है। उन्होंने कहा क्या? कहते हैं माँ एक टाइम में एक ही बच्चे को सुला सकती है, जबकि टीचर जो है ना एक टाइम में 50 बच्चों को सुला देता है जो है ना। तो मैंने कहा कि ऐसा मामला ना हो कि सारे बच्चे जो है ना वो सोए हुए हों और मैं यहाँ पे जो है ना वो लगा वो जी कि जी चलें लेक्चर जो है ना हो रहा है, सब कुछ समझ आ रही है जो है ना उसमें। अच्छा जी, how now the question is that how deliberately we can basically present a false picture of the business organization. Number one is overvaluing of the closing stock. ठीक है, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि when you basically go for over production, तो over production की वजह से क्या है कि अगर आपकी products नहीं sell हो पाई तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी जो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हाई हो जाएगी। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है दैट विल बी ग्रेटर। तो एंडिंग इन्वेंट्री हाई होने की वजह से जो नॉर्मली एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है, तो वो कहते हैं जी फिनिश गुड्स बिगनिंग इन्वेंट्री, इसमें ऐड कर देते हैं परचेजेस को, तो ये आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से जो है फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री जो है इसको माइनस कर दिया जाता है, तो आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सिचुएशन इस तरह से है कि कंपनी है जिसकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अंडरस्टैंडिंग $30 की है, परचेज उन्होंने $70 की हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल $100 हो जाएगी। अगर एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ $20 की थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये आपकी कितनी हो जाएगी 80। अब इसी को सिर्फ ये देखें कि लेट्स सपोज कंपनी ने उस साल ओवर प्रोडक्शन की है, बाकी सारी कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये 30 की 30 है, ये आपकी 70 की जो है वो 70 है, तो ये टोटल आपके पास इस तरह से 100 आ जाएगा। लेकिन ओवर प्रोडक्शन की वजह से एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना वो इंक्रीज होगी। लेट्स सपोज एंडिंग इन्वेंट्री इज 60, तो जो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी रह जाएगी 40 रह जाएगी। तो अब जब कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है, सेल्स ठीक है में से माइनस करेगी सीजीएस को, तो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स सपोज वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, तो लेट्स सपोज यहाँ सेल्स $100 है, तो पहले वाली सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 80, तो प्रॉफिट जो है दैट वुड बी $20 जो है ना उसमें। ठीक है जी, अब इसी सिचुएशन को लें सेकंड पे है, $100 की सेल्स है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी 40, तो जस्ट बाय डिक्रीजिंग योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यू हैव इंक्रीज योर प्रॉफिट्स मैनीफोल्ड। ठीक है, सिर्फ देख लें ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हुई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होने से